हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 7 वाले के आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अविका जी खुश थी कि अर्जुन और मान्यता के बीच वह सब कुछ हुआ है और वह दोनों एक हो चुके हैं। अविका जी ये सोचकर खुश हो रही थी कि उनका बेटा दिव्या से सगाई करने के बाद भी कभी उसके गले तक नहीं लगा था और वो मान्यता के उससे शादी करते ही उसका पूरा हो चुका था। अविका जी अब रिलैक्स फील कर रही थी कि उन्होंने जो सोचकर अर्जुन और मान्यता की शादी करवाई है उनका वो डिसीजन बिल्कुल सही था। जानकी जी जब उनके पास आई तो अविका जी ने जानकी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जानकी अर्जुन उसे संभाल लेगा, तुम चलो मेरे साथ। अभी मान्यता के पगफेरे के लिए उसे घर भी भेजना है ना, तो उन रस्मों की तैयारी कर लेते हैं, चलो। इतना कहकर अविका जी जानकी जी को वहाँ से लेकर चली गई क्योंकि अर्जुन वहाँ मान्यता को संभाल रहा था। जैसे ही अर्जुन ने अविता जी के मुंह से यह सुना कि मान्यता पगफेरे के लिए अपने घर जाना चाहती है, वह जो अब तक मान्यता की पीठ को सहला रहा था उसके हाथ अचानक से रुक गए और वह मान्यता को देखने लगा। वही मान्यता भी अविका जी की बातें सुनकर अर्जुन का ही चेहरा देख रही थी। अर्जुन ने अपनी गर्दन को एकदम धीरे से नाक में हिलाकर मान्यता के कान को बाइट करते हुए कहा, तुम घर नहीं जाओगी, तुमने कहा था ना कि हम रात को फिर से करेंगे, फिर तुम अपने घर कैसे जा सकती हो। मान्यता के कान को अर्जुन ने बाइट करके उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ जिससे उसके मुंह से निकली एक आह निकली, लेकिन वहां बैठे सभी उसकी सिसकी न सुने, इसलिए मान्यता ने जल्दी से अपने हाथ को उठाकर अपने मुंह पर रख लिया। उसका मन कर रहा था कि वह भी अर्जुन के कान को जोर से बाइट करे, तब उसे पता चलेगा कि उसे कितना दर्द हो रहा है। वहीं अर्जुन मान्यता की इस हरकत को देख रहा था। अर्जुन ने मान्यता से धीमे लहजे में कहा, तुम नहीं जाओगी अपने घर, मुझे तुम हर वक्त मेरे पास चाहिए, मुझे तुम्हें प्यार करना है, कल रात की तरह आज सुबह की तरह बहुत सारा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने घर नहीं जाओगी, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अर्जुन ने मान्यता के चेहरे जो देख रही थी कि वह एक जिद्दी बच्चे की तरह मान्यता को उसके घर न जा देने के लिए उसे धमकी दे रहा था, लेकिन मान्यता भी अर्जुन से कहाँ कम थी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि अभी अभी जो अर्जुन ने उसके कान को बाइट करने की गलती की है वह उसे इस चीज़ की सज़ा तो ज़रूर देकर रहेगी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने घर ज़रूर जाएगी। मान्यता घूरकर अर्जुन को देखने के बाद चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। वहीं शहर अभी अंगद के बगल में बैठी हुई उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे फिर से कुछ शरारत सूझ रही थी। वहीं अंगद वह शहर के चेहरे को देखकर समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ खुराफाती ज़रूर चल रही है। तभी अंगद ने उसके हाथ को पकड़कर दबाते हुए उसे अपनी तरफ झुकाकर उसके कान में धीरे से कहा, तुम फिर से कोई शरारत मत करना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कुछ ना कुछ खुराफात करने के मूड में हो, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, देख लो कुछ मत करना मेरी माँ, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंगद के इतना कहने पर शहर उसका चेहरा देखने लगी। वहीं निधि जो उसके बगल में ही बैठी थी वह उन दोनों की इस तरह को देखकर बस जल उठी थी। उसे शहर का अंगद के इतने करीब बैठना और अंगद का शहर के इस तरह से बात करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। निधि ने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी ज़ोर से कसी थी कि उसके खुद के नाखून उसकी हथेलियों में ही गड़ रहे थे और उसमें से अब खून आने लगा था। निधि को अंगद के साथ शहर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो अभी वह शहर को जान से ही मार देती या फिर वह शहर को अंगद से दूर धक्का दे देती, लेकिन अभी उसकी पूरी फैमिली हॉल में मौजूद थी और अंगद शहर के साथ ही बैठा था, इसलिए उसने खुद पर काबू करना पड़ रहा था। निधि ने अपने मन में दांत पीसते हुए कहा, अंगद ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ किसी और को देख नहीं सकती, उसके बाद भी तुम मेरे सामने शहर के साथ
साथ बैठे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी ना? ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। छोड़ना तो तुम्हें इस शहर को पड़ेगा। जितना प्यार लुटाना है उस पर अभी लुटा लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। इतना सब सोचते हुए निधि की नज़रें लगातार शहर और अंगद पर ही टिकी हुई थी। वहीं अर्जुन के सामने बैठी मान्यता अर्जुन को इग्नोर करके बस अपना नाश्ता कर रही थी। वहीं अर्जुन मान्यता के इस बिहेवियर से उसे बुरी तरह से चिढ़ रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी सबके सामने मान्यता को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता और उसे बेड पर पटक कर उसके साथ फोर्सफुली उसे प्यार करने लगता। यह अभी अर्जुन के ख्यालात में ही थे कि जिससे मान्यता दूर बैठी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। शहर सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए शहर अंगद ने जो उसका हाथ पकड़ा था उसे छुड़ाकर अपनी जगह से उठी और वापस से मान्यता के पास आकर शहर ने मान्यता के कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, कितनी देर से नाश्ता कर रही है? अभी आंटी ने कहा ना कि तेरी पग फेरे की रस्म है और तुझे अपने घर जाना है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म कर। तुझे घर जाने की खुशी नहीं हो रही है क्या? शहर के इतना कहने पर अर्जुन की नज़रें अब शहर को घूरने लगी। वहीं मानता अपना सर उठाकर शहर को देखने लगी तो शहर ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहा, चलना आज का पूरा दिन और पूरी रात हम दोनों एंजॉय करेंगे। फिर से पहले की तरह तेरे कमरे में हम मस्ती करेंगे। उसके बाद तो तू अपने ससुराल चली जाएगी। यहाँ तो हमारा मस्ती करना यहाँ हो पाएगा नहीं। चल जल्दी करना। इतना कहते हुए शहर ने मान्यता का हाथ पकड़ा और उसे चेयर से खड़ा करके डाइनिंग टेबल से दूर सबके बीच हॉल में लेकर आ गई। वही शहर की इस हरकत से अर्जुन का तो पारा ही चढ़ गया था। अर्जुन ने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा, कहते हैं सालिया जीजा को उसकी बहन के साथ इन्वॉल्व करती है, लेकिन मुझे ये कैसी साली मिली है जो मुझे ही मेरी बीवी से दूर करने पर लगी हुई है। पहले तो इसने मेरे और मान्यता की बॉडी में एक दूसरे के दिए लव बाइट को सबने सामने शो कर दिया और हमारा तमाशा बनाकर रख दिया, और अब ये मान्यता को मुझसे दूर लेकर जा रही है। इस लड़की का तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उसकी नज़र अंगद पर गई जो खुद अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था और वह भी शहर को ही देख रहा था। शहर की इस हरकत पर अंगद ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी शहर नहीं मानी और वह जाकर अर्जुन और मान्यता के बीच में कबाब में हड्डी बनकर बैठ गई। तभी वहाँ जानकी जी और अविका जी आई और सबके बीच में, और उन्होंने मान्यता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तो पगफेरे की रस्म के लिए 2 से 3 दिन के लिए लड़कियां अपने घर जाती है, लेकिन बेटा तुम्हें आज नहीं लेकिन कल ज़रूर घर वापस आना है। ठीक है, कल तुम आ जाओगी ना? अविका जी के कुछ पूछने पर मान्यता ने हाँ में सर हिलाया और अविका जी के गले से लग गई। अविका जी भी उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, ठीक है अब जाओ, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अविका जी ने मान्यता को खुद से दूर किया तो जानकी जी अविका जी से हाथ जोड़ते हुए बोली, अविका अब हमें चलना चाहिए और तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी बहू का इतने सालों से ख्याल रखती आई हूँ, तो 1-2 दिन और सही इसका मैं ख्याल रख लूँगी, और कल के दिन अगर अर्जुन इसे लेने आता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये कहते हुए जानकी ने अर्जुन जी की तरफ देखा तो अर्जुन जो मान्यता को गुस्से से घूर रहा था उसने एक फेक स्माइल कर दिया, जिससे जानकी जी मुस्कुराई और मान्यता और शहर से बोली, अब तुम दोनों देख क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। शहर तो बस इसी फिराक में थी कि उसने मान्यता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की ओर लेकर जाने लगी। उसके पीछे अविका जी, जानकी और अंगद और बाकी सब चल रहे थे। अंगद का मन कर रहा था कि वह अभी जाकर शहर को मान्यता से दूर करे और उसे खुद गोद में उठाकर वापस अपने फ्लैट पर लेकर चला जाए, लेकिन अभी वह ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वहाँ बाकी सब मौजूद थे। सभी हंसी खुशी बात करते हुए मान्यता, जानकी जी और शहर और अंगद को बाहर तक छोड़ने के लिए जा ही रहे थे। वहीं अर्जुन के दिमाग में यह चल रहा था कि वह कैसे मान्यता को जाने से रोक ले, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसके दिमाग में तो ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने हड़बड़ी में मान्यता को आवाज़ देते हुए कहा, मान्यता 1 मिनट रुको।
अर्जुन की आवाज़ सुनकर मान्यता के कदम अपने आप रुक गए और यह चीज शहर से बर्दाश्त नहीं हुआ। शहर ने मान्यता का हाथ पकड़कर खींचते हुए अर्जुन से कहा, क्या यार जीजू, आज के लिए ही तो जा रही है, आज जाने दो ना, कल से तो आपके ही घर पर आकर रहेगी ना। ये सब कहते हुए शहर का मुंह फूल कर गुब्बारा हो गया था, लेकिन अर्जुन तो बस मान्यता को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इसलिए उसने एकदम ठंडे लहजे में शहर से कहा, मुझे बस 10 मिनट मान्यता से कुछ बात करनी है, उसके बाद तुम अपने फ्रेंड को लेकर जा सकती हो। इतना कहकर अर्जुन मान्यता के करीब आया और शहर ने मान्यता के जिस हाथ को पकड़ रखा था उस हाथ को शहर के हाथ से छुड़ाकर उसने पकड़ा और मान्यता को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अर्जुन की इस तरह से सबके बीच से मान्यता को लेकर जाने पर अर्जुन की नानी ने जानकी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जानकी बेटा, उसे कुछ बात करनी होगी मान्यता से, चलो हम सब बाहर चलते हैं। इतना कहते हुए वह अभी 2 कदम बढ़े ही थे कि तभी अंगद ने कहा, शायद मैं अपनी कार की कीज़ कमरे में ही भूल आया हूँ, आप सब चलिए, मैं कार की कीज़ लेकर आता हूँ। अंगद यह सब अपने जींस की बैक पॉकेट पर कार कीज ढूंढते हुए बोल रहा था। शहर उसे घूरते हुए बोली, तुम हमेशा कुछ न कुछ भूल ही जाते हो अंगद, जल्दी से लेकर आना, हमें वेट कर रहे हैं बाहर, तब तक मान्यता भी आ जाएगी। अंगद ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से भागते हुए उस कमरे की तरफ चला गया जहाँ वो कल रात रुका था। अंगद जब उस कमरे में पहुँचा तो उसने सबसे पहले बेड के पास ड्रॉवर और टेबल पर देखा, लेकिन वहाँ उसे कार की कीज़ नहीं मिली। तो अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ा इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि कल रात उसने अपना फ़ोन, पर्स, कार की कीज़ कहाँ रखी थी। अंगद ने इधर उधर देखते हुए कहा, कल मैंने यहीं तो सारा सामान रखा था, अपना पर्स, फ़ोन और कार की कीज़, तो वह क्यों नहीं मिल रहा है मेरे पास? मेरा पर्स है, फ़ोन भी है, लेकिन कार की कीज़ कहाँ जा सकती है? तभी अंगद की नज़र बेड के पास पड़े कारपेट के नीचे पड़ी कार की कीज़ पर जाती है। उसने झुककर कार की कीज़ उठाया और खुद में बोला, वह तो तुम यहाँ पड़ी हुई हो और तुम्हारी वजह से वहाँ मेरी मैडम मुझ पर गुस्सा किए जा रही है। ये कह रही है कि मैं हमेशा हर चीज़ भूल जाता हूँ। तो जनाब, तुम्हारे पास तो मुँह है नहीं जो तुम उसके पास जाकर ये कहोगे कि तुम ही मुझसे छिपती फिर रही हो। चलो कोई नहीं, अब हमें चलना चाहिए। अभी अंगद ने इतना ही कहा था कि तभी उसे अपने सीने पर 2 नरम मुलायम हाथ महसूस हुए। अंगद को फील हो रहा है वो नरम मुलायम हाथ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या थोड़ा देर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी शहर? ये ऊपर आना ज़रूरी है क्या? सही क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में? इतना कहते हुए अंगद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसके होठों पर जो बड़ी सी मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई थी, क्योंकि अब तक वो शहर सोच रहा था, वो शहर नहीं, वो तो कोई और थी। अब तक ये बातें वो शहर के बारे में सोचकर कर रहा था कि वह नीचे नहीं रुक सकती थी और इस तरह से उसके पीछे आना सबके सामने से अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी अंगद के सामने शहर नहीं बल्कि निधि खड़ी थी, जिसे देखकर अंगद के तो होश ही उड़ चुके थे और उसके होठों की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। अंगद ने अब तक जो हाथ निधि का पकड़ा हुआ था उसे झट से छोड़ा और निधि से 2 कदम की दूरी बनाकर खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए बोला, निधि, ये क्या हरकत है? तुम मेरे इतना करीब कैसे आ सकती हो? अंगद का सवाल सुनकर निधि ने कहा, क्यों नहीं आ सकती मैं तुम्हारे इतने करीब? क्यों नहीं आ सकती मैं तुम्हारे करीब? क्या मैं तुम्हें हक नहीं दे सकती हूँ? बताओ, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कितना? निधि की यह बातें सुनकर अंगद ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखें खोलकर गुस्से से आंख तर लेते हुए निधि से बोला, निधि, अगर तुमने मुझे पहले यह बताया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैंने तुम्हें पहले यह भी बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे सिर्फ
फ्रेंड के तरीके से बात करता था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी उन बातों को दिल से लगाकर मुझसे प्यार कर बैठोगी तो आओ सुनो, मैं तुमसे कभी बातें ही नहीं करता, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ सिर्फ शहर से। अंगद इसके आगे कुछ कहता उससे पहले निधि ने उसे टोकते हुए कहा, शहर है ना। निधि की बातें सुनकर अंगद चुप हो गया। उसने आगे एक अल्फाज नहीं कहा। निधि अंगद, जो उससे 2-4 कदम की दूरी पर खड़ा था, उसके पास आई और अपने इंग्लिश फिंगर को अंगद के सीने पर रखते हुए बोली, अंगद, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। तुम पिछले 4 सालों से मुझे इंजीनियर कॉलेज में देख रहे हो, मेरे क्लासमेट रह चुके हो। तुम्हें पता है, जब मुझे किसी चीज़ की पाने की जिद होती है तो मैं क्या करती हूँ, और मुझे तुम्हारी जिद है। जिद नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई एम पॉजेसिव फॉर यू अंगद। मैं तुम्हें किसी और से नहीं शेयर कर सकती हूँ और ना ही तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकती हूँ, चाहे फिर वह शहर हो या फिर कोई और। मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ अंगद। आई रियली लव यू। यह कहते हुए निधि अंगद के सीने से लगने लगी, लेकिन अंगद ने निधि को उसकी बाँह से पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, निधि, बिहेव योरसेल्फ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता यार। प्यार सिर्फ करने का नाम नहीं, प्यार देने का भी नाम है। और मैं जब तुम्हें प्यार नहीं दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो निधि, मैं एक अनाथ हूँ और मैं ऑर्फनेज में रहता था। शहर मेरे साथ उसी ऑर्फनेज में रहती थी। मैं 10 साल की उम्र से शहर से प्यार करता हूँ और आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे छोड़ने की बात तो छोड़ो, उसे छोड़ने के ख्याल से भी मैं मर जाऊँगा। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? जैसे ही अंगद के मुंह से ये सारे शब्द निकले, निधि ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से से उसे आंख दिखाते हुए कहा, ये फालतू वाली बातें तो मेरे सामने मत करो, और अगर तुम शहर के बिना नहीं रह सकते तो उसे मरना होगा। जैसे ही निधि ने यह कहा, अंगद ने एक खींच का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया, जिसकी गूंज उस कमरे में गूंजने लगी। निधि का चेहरा एक साइड झुक गया। अंगद ने गुस्से से उबलते हुए निधि को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे बारे में कुछ कहो तो मैं बर्दाश्त करूँगा, लेकिन अगर मेरे शहर के बारे में कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूँगा। निधि, वो मेरी सांसों के लिए कितनी ज़रूरी है अब तुम्हें पता है। एक इंसान सांस लेने के लिए क्या कुछ कर सकता है। मैं उससे भी ज़्यादा हूँ। मैं ऐसे तो बहुत सीधा हूँ, लेकिन अगर बात मेरी शहर पे आई तो मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक होता हूँ। आई डोंट केयर कि तुम्हारा भाई कौन है और तुम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और पावरफुल इंसान की बहन हो, और मेरी शहर की बात आएगी तो मैं किसी से भी भिड़ने से नहीं डरूँगा। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड माई वर्ड। अंगद की आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी पूरी तरह से, जैसे कि अगर वह एक और अल्फाज निधि ने शहर के खिलाफ कहा तो वह निधि से जान अभी की अभी ही ले लेगा। लेकिन निधि अभी बिल्कुल चुप थी और उसके हाथ उसके गालों पर ही थे। वह ना तो अंगद को देख रही थी और ना ही नीचे वह अंगद के सीने के पास धड़कते हुए दिल को देख रही थी, जिसकी आवाज़ अंगद ने गुस्से होने से निधि को साफ सुनाई दे रही थी। निधि से इतना कहकर अंगद तुरंत कमरे से बाहर चला गया। अंगद नीचे आया तो उसने देखा कि सभी वहाँ पर खड़े हैं। उसने खुद को नॉर्मल किया और शहर के पास जाकर खड़ा हुआ और उसने जानकी जी को देखते हुए कहा, मान्यता अभी तक नहीं आई है क्या? क्या हमें चलना चाहिए? हमें लेट हो रहा है। जानकी जी ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन मान्यता वहाँ नहीं आई थी। तो वहीं अविका जी ने कहा, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ, देखते हैं क्या हुआ है इन दोनों को। इतना कहकर अविका जी अंदर चली गई। शहर को थोड़ा सा अंगद को देखकर लगा तो उसने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? अंगद ने कहा, नहीं, बस थोड़ी सी गर्मी और बाकी लग रही है। हम जल्दी नहीं जा सकते क्या? शहर ने कहा, आंटी और मान्यता को लेकर कहीं जाएंगे ना? क्या बोल रहे हो? शहर ने धीरे से अंगद को समझाया। अंगद ने हाँ कहा और अपनी नज़रें इधर उधर देखने लगा कि उसे थोड़ा बेटर फील हो सके, लेकिन तभी उसने देखा कि निधि बालकनी में खड़ी उसे और शहर को ही देख रही है। उसके देखने भर से अंगद ने अपनी नज़रें फेर ली। उसने वही बालकनी में खड़ी निधि अपने गाल पर
जिस गाल पर अंगद ने उसे थप्पड़ मारा था वहाँ हाथ रखते हुए कहा, अंगद, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पे करना पड़ेगा। और वह जैसे मैं डिसाइड करूँगी। उसकी नज़रें लगातार शहर को ही देख रही थी और यह बात महसूस करते ही अंगद शहर के आगे जाकर खड़ा हो चुका था, जैसे वह निधि की नज़रों से शहर को प्रोटेक्ट करना चाहता हो। उसकी बात सुनकर शहर ने अंगद से पूछा कि वह उसके आगे जाकर क्यों खड़ा है, तो अंगद ने उसके माथे पर बिखरे उसके बालों को समेटकर उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बस तुम्हारे बाल बिखर रहे हैं तो सोचा अपनी उंगलियों की हरकतों से इसे समेट दूं। शहर के गाल शर्म से लाल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत से लोग खड़े थे। जानकी जी, रौनक जी, अर्जुन के नाना नानी, उसके चाचा चाची भी। अंगद की हरकत से शहर ने जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथ से मारते हुए हटाकर कहा, पहले जगह तो देख लो। हर जगह मुझे ही डांटते हो, लेकिन खुद की हरकतें देखते हो। कैसे हो तुम, अपनी हरकतें करते रहते हो। इतना कहकर शहर अंगद से दूर होकर जानकी जी के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं निधि अंगद और शहर के इस मूवमेंट को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस मुस्कुराहट में खुश होने वाली एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उसके कुछ छीन लेने की इच्छा से भरी हुई उसकी मुस्कुराहट थी। वहीं अर्जुन मान्यता के कमरे में अर्जुन मान्यता को उसकी कमर से पकड़कर दीवार से सटाए हुए खड़ा था और मान्यता उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी अर्जुन ने मान्यता को दीवार पर अपनी बॉडी से दबाते हुए कहा, ये छटपटाना बंद करो और मुझसे दूर जाना भी क्यों है, क्योंकि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझे। तुमने नीचे मना क्यों नहीं किया माँ को कि तुम नहीं जाओगी उनके साथ। मान्यता अर्जुन की बात सुनकर कंफ्यूज थी, तो उसने कहा, पर मैंने माँ को कुछ कहा और आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन ने आँख न चाहते हुए मान्यता को देखा, उसे कहा, मैं तुम्हारी मॉम की बात कर रहा हूँ कि तुमने अपनी मॉम को मना क्यों नहीं किया, और तुमसे शादी होने के बाद अब वो मेरी भी तो मॉम है, इसलिए मैं उन्हें मना कर रहा हूँ। अर्जुन की बात सुन के मान्यता के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अर्जुन उसकी माँ को अपनी माँ समझ कर कह रहा था, माँ। मान्यता ने अपनी बाहें अर्जुन के गले में डालते हुए कहा, वह क्या है ना, कल रात भर आपने मुझे बहुत परेशान किया है, तो थोड़ी सी सज़ा मेरी तरफ से तो बनती है ना। इसलिए आज मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। आप अकेले रहो अपने कमरे में। इतना कर जैसे ही मान्यता 2 कदम आगे बढ़ी ही कि तभी उन्हें बाहर से अविका जी की आवाज़ सुनाई दी। वही अविका जी अब अर्जुन और मान्यता को ढूंढते हुए उनके कमरे के पास आई और नॉक किया, तो अर्जुन के बाहों में दबी मान्यता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, तो अर्जुन ने उसके मुँह पर हाथ रखा कर उसका मुंह बंद करते हुए अपनी माँ अविका जी से कहा, माँ, बस 10 मिनट में हम आ रहे हैं। वो मेरा कुछ सामान खो गया है, वह मान्यता ढूंढने में मेरी हेल्प कर रही है। बस थोड़ी देर में हम नीचे आ रहे हैं माँ। अर्जुन के कहने पर अविका जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, और जो भी ढूंढ रहे हो अगर वह ना मिले तो बाद में ढूंढ लेना। मान्यता को अभी अपने घर जाना है, जल्दी आओ। अविका जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं बस 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ माँ। अर्जुन की बातें सुनकर अविका जी वहाँ से चली गई। अविका जी के जाते हुए कदमों की आहट सुनकर मान्यता ने अर्जुन को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, अर्जुन, आप कितने बेशर्म हो। मान्यता के मुंह से अपने लिए बेशर्म सुनकर अर्जुन की भौहें चढ़ गई और उसने मान्यता को आंखें छोटी करके घूरते हुए उसे अपने और दीवार के बीच में दबाते हुए से कहा, अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी की लिमिट देखी ही कहाँ है। मान्यता, मेरी बेशर्मी तो बहुत अनलिमिटेड है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा बेशर्म हो सकता हूँ, बताऊँ कैसे। मैं तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के रह सकता हूँ। तुम्हारे सामने मैं तुम्हें एक्साइट करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने और ज़्यादा बेशर्म होने के लिए तुम्हें अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए तुम्हारी बॉडी को हिट भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हद से ज़्यादा बेशर्म हो सकता हूँ।
बिकॉज़ हम दोनों का जो रिश्ता है उसमें शर्म नाम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि कहते हैं मर्द औरत का लिबास होता है। तो मैं तुम्हें अपने सामने बिना कपड़ों के भी रख सकता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें कपड़े पहनने की क्या ही ज़रूरत है। ये सब कहते हुए अर्जुन की आंखों में शरारत और होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी, और मान्यता अर्जुन की सारी बात मुंह खोले सुने जा रही थी। उसने अर्जुन को अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहा, कुछ भी हमारे रिश्ते को जुड़े हुए सिर्फ अभी एक ही दिन हो रहा है अर्जुन, कल रात ही हमारी शादी हुई है। और मान्यता इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन वापस से उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उससे बोला, और हम 2 दिन पहले ही एक हो चुके हैं, सिर्फ रिश्ते से ही नहीं जिस्म से भी। हमारा जो रिश्ता है वह 2 दिन पहले ही हमें एक कर चुका है। जो जिस्म से रूह में बस जाने वाला रिश्ता कहलाता है, और कल रात जो रिश्ता हमारे बीच वापस से बना वो हमारे जन्मों तक साथ निभाने के लिए था। हमारे जो दायरे होते हैं वह हमने परसों रात को ही पूरी कर लिए थे। अर्जुन ये सारी बातें मान्यता से कह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ मान्यता के होठों पर ही टिकी हुई थी। मान्यता ने जैसे ही कुछ बोलने को अपना मुंह खोला, वैसे ही अर्जुन ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसके होठों को धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर दिया। उसकी किस अब धीरे धीरे डीप किस होने लगी, और 2 ही मिनट में वो पूरे वाइल्ड तरीके से अर्जुन मान्यता के होठों को किस करते हुए बाइट करने लगा। मान्यता वह अर्जुन को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, तो अर्जुन ने मान्यता का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाकर उसे दीवार से सटाकर अपने सीने से उसके सीने पर दबाव बनाते हुए दीवार में अपना दबाव बनाने लगा उस पर। मान्यता इससे बहुत ज़्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाई, और उसने खुद भी अर्जुन को किस बैक करना शुरू कर दिया। मान्यता अर्जुन का अब साथ देने लगी। मान्यता का साथ पाकर अर्जुन ने धीरे धीरे मान्यता को हाथों से अपने हाथ को फ्री किया, और मान्यता के दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़कर उठाए रखा, और अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ नीचे करके मान्यता की ब्रेस्ट को धीरे धीरे प्रेस करने लगे। से मान्यता खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अर्जुन मान कहाँ रहा था। मान्यता जब उसे छोड़कर जा रही थी, और शहर के कहने के मुताबिक आज का पूरा दिन और रात वो मान्यता अर्जुन से दूर रहेगी। इसलिए अर्जुन आज अपने आज के दिन की और रात की नींद अभी पूरी करना चाहता था मान्यता से, ताकि आज वो मान्यता के बिना रह पाए। वैसे तो अर्जुन चाहे तो वह खुद को कंट्रोल कर सकता था मान्यता के बिना, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब से मान्यता उसकी लाइफ में आई थी, या यूँ कहे कि 2 दिन पहले जब मान्यता उसकी ज़िंदगी में आई, तो उसने अर्जुन को वह दिया जो वह इतने सालों से फील नहीं कर पाता था। और अभी उसके पास मान्यता का होना मतलब वो बार बार खुद वो उस तरह से फील कर रहा था और करना चाह रहा था, ताकि उसे यकीन हो सके कि उसे जो प्रॉब्लम उसे 6 साल पहले उसके साथ एक्सीडेंट में उसे मिली थी, इसके बाद वो कितनी ही बार कोशिश कर चुका था, कितनी ही लड़कियों के करीब जाने की, लेकिन वह कर ही नहीं पा रहा था। वही चीज़ वह मान्यता के साथ आसानी से बिना किसी ड्रग्स के असर से और बिना किसी की नशे के कर रहा था। देखा जाए तो पहली रात दोनों करीब आए थे तो दोनों ही नशे की हालत में थे, लेकिन कल रात जब उनकी वेडिंग नाइट थी तब उन्होंने बिना किसी नशे के एक दूसरे के करीब आए, और अर्जुन अपने वजूद को महसूस कर पा रहा था मान्यता के अंदर, और यही चीज़ अर्जुन को मान्यता के और करीब कर रही थी, उसे मान्यता के करीब खींच रही थी। और अर्जुन बिना खुद को कंट्रोल किए बस मान्यता के करीब चले जा रहा था। करीब 20 मिनट मान्यता के होठों को वाइल्डली किस करने के बाद अब अर्जुन को महसूस हुआ कि मान्यता उसकी वजह से अब सांस नहीं ले पा रही है, बल्कि मान्यता पूरी तरह से ऑक्सीजन्स होने लगी थे। तो अर्जुन ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। मान्यता गहरी गहरी सांस ले रही थी, और उसकी सांसें अर्जुन
के कान और गर्दन को छू रहे थे, जो अर्जुन को और बेकाबू होने पर महसूस कर रहे थे, जिससे अर्जुन ने मान्यता के गले पर किस करते हुए बाइट कर लिया, जिससे मान्यता के मुंह से एक आह निकली और यह आह अर्जुन को पागल करने के लिए काफ़ी थी। अर्जुन ने अपनी किस की रफ्तार और तेज की और उसने मान्यता को और लव बाइट देते हुए किस करना शुरू कर दिया। यह मान्यता को अच्छा भी लग रहा था और उसे सब क्या कहेंगे यह बात भी सता रही थी, क्योंकि उन दोनों के कमरे में आए अभी 30 मिनट गुजर गया था और अभी तक अर्जुन ने उसे छोड़ा नहीं था। अर्जुन के होठ मान्यता के क्लीवेज से उसके सीने की ओर जा ही रहे थे। उसने उसके कपड़े के ऊपर से ही मान्यता के सीने की तरफ बढ़ते रहे थे। उसके हाथ अब उसके सीने की तरफ बढ़ रहे थे। अब यह मान्यता की कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुका था। मान्यता ने कस के अर्जुन के सर को अपने सीने से हटाया, जिससे महसूस कर अर्जुन के होठों पर और आंखों पर एक चमक और मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने फिर से मान्यता की आधी झांक रही क्लीवेज पर किस करते हुए उसे कहा, मत जाओ ना जान, प्लीज़, मैं तुम्हें और प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, प्लीज़ मत जाओ ना। अर्जुन की बातें सुनकर मधुशी भरी आवाज़ में मान्यता ने कहा, पर माँ चाहती है कि मैं जाऊँ। अर्जुन प्लीज़ इसे रोक दो ना, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कहते हुए मान्यता अर्जुन की सर को अपने क्लीवेज से हटा रही थी, तो उसका दूसरा हाथ अर्जुन की पीठ पर रखे खुद की तरफ उसे ढकेल रहा था। अर्जुन अब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह अपनी वाइफ को कुछ ही पल में आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता था। अभी अर्जुन वापस से मान्यता को किस करता, उससे पहले ही उन दोनों को शहर की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसके कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए कहा, ओ हेलो मेरे नए नवेले दूल्हे और दुल्हन और मेरे जीजाजी और मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड, तुम दोनों का अगर रोमांस ख़त्म हो गया हो तो दोनों बाहर आ जाओ, क्योंकि आंटी अविका जी आंटी और जानकी आंटी तुम दोनों की वजह से सबके सामने एम्बेरस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे 10 मिनट में कुछ ढूंढने का बोल कर जाकर रोमांस कर रहे हैं। यह कहते हुए शहर की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। अर्जुन ने जब शहर की बातें और उसकी तेज आवाज़ को सुना तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए मान्यता से कहा, यह साली मिली है या पनौती मिली है? मेरे रोमांस में क्यों कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है हमेशा? अर्जुन के मुंह से शहर के लिए ऐसी बातें सुनकर मान्यता खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसकी हंसी की आवाज़ कमरे से बाहर खड़ी शहर भी सुन पा रही थी, तो उसने एक बार और दरवाज़ा पीटते हुए कहा, तेरी जो ये हंसने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है ना, इसके बदले मैं तुझे तो बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे मुंह दबाकर हंसना चाहिए। तू पहले बाहर निकल, चल आंटी बुला रही है तुझे। इतना कहकर शहर बिना रुके दरवाज़ा पीटने लगी। शहर की बातें सुनकर मान्यता ने अपनी हंसी कंट्रोल की और अर्जुन जो दरवाजे की तरफ घूर रहा था, उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपनी तरफ घुमाते हुए उसके माथे पर छोटी सी किस करके बोली, उस पर गुस्सा मत करो, वो बोलती बहुत ज़्यादा है लेकिन दिल की वो बहुत साफ है। अगर आपकी हेल्प करने पर आए और उसे जान भी देनी पड़े ना, तो वो पीछे नहीं हटेगी। मेरी ज़िंदगी में वह और उसका बॉयफ्रेंड दो एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं मेरे, जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहती। इसलिए प्लीज़ अगर उससे कोई गलती भी हो जाए ना, जाने अनजाने में आपसे कुछ ज़्यादा बोल जाए, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। मान्यता कि यह सब कहने पर उसकी आँखों में शहर के लिए जो प्यार दिख रहा था कि वो शहर से कितना प्यार करती है। सिर्फ कहने के लिए ही शहर उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, बल्कि शहर उसकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा रखती थी। अर्जुन ने भी मान्यता के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर छोटा सा किस करते हुए, अगर वह तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो वह आज से मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ही होगी। अगर कभी उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी या उसे बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इतना कहकर उसने मान्यता के माथे पर किस किया और कहा, ठीक है अब तुम जाओ नहीं से यहाँ से, नहीं तो वो मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ देगी। आज अर्जुन की बातें सुनकर मान्यता मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मान्यता के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उस शहर उसे अर्जुन को कमर पे रखे हाथ को घूरती हुई नजर आई।
अर्जुन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए शहर से इशारे में पूछा कि ऐसे क्या देख रही हो, लेकिन शहर ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर मान्यता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए अर्जुन से बोली, पक्का 2 दिन मैं इसे अपने पास से आने नहीं दूंगी, फिर आपको जो करना है वो कर लेना। इतना कहकर शहर मान्यता को खींचते हुए अपने साथ ले गई और वहीं अर्जुन शहर की कही हुई बातों को सोचकर मुस्कुराने लगा। अर्जुन भी मान्यता और शहर के पीछे पीछे नीचे सबके बीच आ गया। वहाँ सभी अर्जुन और मान्यता अब शहर तीनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। तीनों के आने के बाद अविका जी ने शहर और मान्यता के गाल को प्यार से छुआ और मान्यता से कहा, बेटा जल्दी आने की कोशिश करना, अब तुम्हारी यह माँ भी अपनी बेटी का बेसब्री से इंतज़ार करेगी। अविका जी के ऐसा कहने पर मान्यता मुस्कुराए तो शहर ने थोड़ी झूठी मूठी नाराज़गी दिखाते हुए अविका जी से कहा, आंटी तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और आप मेरा इंतज़ार नहीं करोगी। अविका जी शहर से पहले ही फले हुए गालों को पिंच करते हुए उससे बोली, अरे तुम भी तो मेरे ही घर की बेटी हो, लेकिन वह क्या है ना, तुम्हारी तो विदाई करनी पड़ेगी और मान्यता को विदाई करके लेकर आए हैं ना हम, इसीलिए उसे जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। वह अपने बहू होने का और बेटी होने का फ़र्ज निभाएगी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ बेटी का ही प्यार मिलेगा। तुम जब चाहे तब अपनी माँ के पास आ सकती हो। इतना कहकर उन्होंने शहर के गाल को चूम लिया। शहर एकदम खिलखिलाकर छोटे बच्चों की तरह हंस दी। उसके हंसने पर मान्यता ने उसके सर पर मारते हुए कहा, अब चलेगी यहाँ से तो वापस आएगी ना। उन दोनों को ऐसे देख अर्जुन मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 ही दिन में वो मान्यता को इतना क्यों समझने लगा था और इतना क्यों चाहने लगा था कि उससे जुड़े सभी लोग अब उसके लिए इम्पोर्टेंट से लग रहे थे। अर्जुन ने उन सब से दूर खड़े बॉडीगार्ड राघव को आंखों से इशारा किया। राघव ने अर्जुन के इशारे को समझकर हाँ में सर हिलाया और वह अपनी कार में जाकर बैठ गया। जानकी जी और मान्यता बैक सीट पर बैठी और शहर अंगद के साथ आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अंगद ने कार स्टार्ट किया और वह गेट से बाहर निकलने लगा। तभी शहर, मान्यता और जानकी जी सभी को बाय बोलकर अपनी मंजिल की ओर चली गई। उनके जाने के बाद अविका जी अर्जुन की तरफ मुड़ी और उससे कहा, तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, नहीं, पहले हॉस्पिटल जाऊंगा। आपके ऑपरेशन की डेट जो लेनी है वह जितनी जल्दी हो सके वो ऑपरेशन और डॉक्टर के निकालने के लिए कहूँगा, उसके बाद में ऑफिस जाऊँगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर अविका जी का मुंह छोटा सा हो गया, जैसे उनका ऑपरेशन कराने का बिल्कुल भी मन ना हो। उन्हें बस ऑपरेशन के बहाने करके अर्जुन की शादी मान्यता से कराई हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर उनके दिल का हाल समझने वाले अर्जुन ने उनसे कहा, मैं आपकी बात मानकर मान्यता से शादी की तो अब आपको मेरी बात मानकर ऑपरेशन भी करवाना होगा। आप पीछे नहीं हट सकती हैं। अब आप पीछे हटने की कोशिश करती हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने इतना कहा और अविका जी के गले लगकर जाकर अपने कार में बैठा और कार स्टार्ट करके वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया, जो कि अभी राघव, मान्यता और बाकी सब कार के पीछे प्रोटेक्शन के लिए गया था। इसीलिए अभी अर्जुन के प्रोटेक्शन के लिए बाकी बॉडीगार्ड उसके कार के पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद अंगद और मान्यता के घर के वापस कार रोकता है तो जानकी, मान्यता और शहर तीनों को कार से नीचे उतारती है। जानकी जी अंदर जाती है तो मान्यता और शहर दोनों अंगद को बाय कहने के लिए जैसे मुड़ती है तो अंगद शहर का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि तब से उसके लिए एक दिल में बेचैनी सी हो रही थी, जो कि अब शहर को अपने सीने से लगाने पर अब उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी। अंगद ने शहर के कान पे किस करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मैं जल्द ही
तुम्हें लेने आऊँगा। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे और एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है तुम्हारे लिए, तो तुम रेडी रहना। मान्यता घूरकर उन दोनों को देखते हुए अपने सीने पर दोनों हाथ बंधे हुए उनके इस लवी डवी मूवमेंट को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने भी तो अर्जुन के साथ ऐसे ही मोमेंट शेयर की थी और अभी मान्यता को अर्जुन की याद आने लगी थी, उसकी टच को याद करने लगी थी, जिसे झेपते हुए मान्यता ने आगे बढ़कर शहर का हाथ पकड़ा और अंगद को शहर से दूर करते हुए कहा, इतना रोमांटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर नहीं रह सकते, लेकिन क्या करें, अभी तो तुम्हें जाना ही होगा, तो अभी जाओ और शाम को आना। शहर को अंगद दूर करने पर अंगद को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो अंगद ने उंगली दिखाते हुए मान्यता से कहा, ओए जंगली बिल्ली, तू अपने हस्बैंड के पास जाना, क्यों हमारे खंभा नोचने को तैयार घूमती फिरती रहती हो, और मेरी जो ये क्यूट बड़बोड़ी है ना, इसे मेरा ही रहने दे। चल मैं जाता हूँ, अब शाम को आऊँगा, इसे जल्दी लेना। इतना कहकर अंगद ने शहर के गाल पर किस किया और मान्यता के बालों को बिगाड़ कर जल्दी से वो कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया, और मान्यता पैर पटकते हुए गुस्से से अंगद को घूरकर जाते हुए देख रही थी। शहर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे तो पता है ना कि वह तेरे साथ ऐसा ही करता है, तो अब उसे क्यों घूर रही है। चल अब चल, अंदर चलते हैं। शहर के इस बात पर मान्यता ने शहर को घूरते कहा, वाह, बड़ी तरफदारी किए जा रही है, क्या बात है। मुझे पता है कि वह तेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन इतनी भी तरफदारी मत किया कर उसकी। इतना कहकर मान्यता घर के अंदर चली गई। वहीं शहर के भी उसके पीछे भागते हुए अंदर जा रही थी, और यह सब उनसे कुछ दूर पर खड़े कार में बैठा राघव देख रहा था, और वहाँ की पल पल की खबर वह अर्जुन को दे रहा था। अर्जुन, जिसने अभी हॉस्पिटल के बाहर आकर अपनी कार रोकी थी, उसने राघव से कहा, राघव, मेरे साथ बॉडीगार्ड से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरा और अपनी मैडम को प्रोटेक्ट करो, तो अगर तुम्हारी मैडम कहीं जाती है तो तुम्हें उसके साथ ही जाना है, और अगर नहीं हो तुम वहाँ बाहर रहकर उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्जुन के इतना कहने पर राघव ने हाँ कहकर कॉल कट कर दिया। इधर हॉस्पिटल के बाहर अर्जुन ने कॉल एंड किया और कार का डोर खोलकर वहाँ से बाहर निकला और अपने कोट को सही करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वह रिसेप्शन एरिया में आया और वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उसने कहा, हेलो, क्या डॉक्टर कुलकर्णी आ गए हैं। उसकी आवाज़ सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा, तो वह बस उसे देखती ही रह गई। जितनी अट्रैक्टिव उसकी आवाज़ थी, उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव उसका चेहरा था। परफेक्ट जॉ लाइन के साथ उसकी हल्की बियर्ड अर्जुन का चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था, और उस पर ब्लू आइज़ अर्जुन को और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। वह रिसेप्शनिस्ट अर्जुन के चेहरे पर कहीं कहीं से हो गई थी। अर्जुन ने जब उसे देखा तो वह रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो अर्जुन ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या डॉक्टर कुलकर्णी आ गए हैं। उस रिसेप्शनिस्ट ने होश में आते हुए अपनी उंगली के लेफ़्ट साइड इशारा करते हुए कहा, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट केबिन। उसकी बात सुनकर अर्जुन वहां से लेफ़्ट साइड के लिए चला गया। अर्जुन ने लेफ़्ट साइड कॉरिडोर में फर्स्ट केबिन की डोर पर नॉक किया और अंदर से एक कोल्ड आवाज़ आई, कम इन। अर्जुन ने उस आवाज़ को सुनकर डोर ओपन किया और अंदर चला गया। अर्जुन को देखते ही केबिन के अंदर मौजूद डॉक्टर कुलकर्णी अपनी जगह से उठे और अपना हाथ अर्जुन की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोले, हेलो मिस्टर रघुवंशी, आई एम डॉक्टर कुलकर्णी। अर्जुन ने हाथ मिलाते हुए कहा, यह आई नो डॉक्टर कुलकर्णी। डॉक्टर कुलकर्णी मुस्कुराए और हाथ के इशारे से अर्जुन को सामने रखे चेयर पर बैठने के लिए कहा। अर्जुन बैठा और डॉक्टर कुलकर्णी को देखते हुए बोला, आपने मेरी माँ की केस स्टडी तो की है, तो आपको क्या लगा हमें कितनी जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए। अर्जुन के सवाल पर डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, डॉक्टर, हाँ मिस्टर रघुवंशी, मैंने आपकी माँ की केस स्टडी को स्टडी किया है। जैसा कि मुझे डॉक्टर खुराना ने कहा था कि आपकी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और अगर आपकी माँ और आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं तो हम कल ही ऑपरेशन करने के लिए सारी अरेंजमेंट कर लेंगे। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप इंडिया की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर
हायर कीजिए डॉक्टर कुलकर्णी। मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी माँ ही मेरी पूरी दुनिया है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, एक्चुअली मिस्टर रघुवंशी एक डॉक्टर है जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत अचीवमेंट की है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्ट सर्जन है वह। उनके लिए कोई डिमांड भी नहीं होती, क्योंकि उनका मानना है कि दिल बहुत नाजुक चीज़ है और उसे जितना संभाल कर रखा जाए वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो अभी वह 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आई है, किसी काम में बिजी है। तो मैं उन्हें आपकी माँ की केस के बारे में बताता हूँ। अगर वह हाँ कहती है तो हम कल ही ऑपरेशन के लिए सारी अरेंजमेंट कर लेंगे। अर्जुन को इस बात के लिए तसल्ली हो चुका था कि अब उसकी माँ की ऑपरेशन एक बेस्ट हार्ट सर्जन करने वाली है। अर्जुन ने कहा, क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? डॉक्टर कुलकर्णी ने अर्जुन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी मिस्टर रघुवंशी, लेकिन वह ज़्यादातर किसी से बात ही नहीं करती। हाँ, वह सिर्फ अपना काम पैशनेटली करती है। और अगर आप चाहें तो कल आप जब ऑपरेशन स्टार्ट होने से कुछ देर पहले आकर उनसे मिल सकते हैं और अपनी माँ के केस के बारे में उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका उनसे मिलना ये मैं नहीं करवा पाऊँगा। इतना कहकर डॉक्टर कुलकर्णी रुके और गहरी सांस लेते हुए बोले, एक्चुअली मैं चाहूँगा कि ही नहीं कि वो आपसे मिले, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और कल मैं उन्हें प्रपोज़ करने वाला हूँ। तो मैं यह तो नहीं चाहूँगा ना कि कोई गैर मर्द मेरी होने वाली वाइफ से मिले। ये कहते हुए डॉक्टर कुलकर्णी की नज़रें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थी। डॉक्टर कुलकर्णी के मन में यही सवाल था कि कहीं ऐसा न हो कि वह जिसे प्रपोज़ करने वाला है वह अपने सामने अर्जुन को देखकर उसके प्रपोज़ल को ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अर्जुन बेहद हैंडसम नज़र आ रहा था। उसके हैंडसम को देखकर डॉक्टर कुलकर्णी को भी जेलस फील हो रही थी। अर्जुन ने घूर कर डॉक्टर कुलकर्णी को देखा और उससे कहा, आई एम ऑलरेडी मैरिड डॉक्टर कुलकर्णी, तो आपकी होने वाली वाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए मेरी वाइफ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इतना कहते हुए अर्जुन अपनी जगह से उठा और अपना हाथ डॉक्टर कुलकर्णी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ओके, तो कल आप अपने डॉक्टर को रेडी रखें, मुझे उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं अपनी माँ के केस के बारे में, और कल मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, राइट? और जिस तरह आप अपने डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं कि वह बेस्ट हार्ट सर्जन है, तो मैं उम्मीद यही रखूँगा कि वह अपना 100% देगी मेरी माँ के ऑपरेशन में। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।